हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का अध्याय नंबर फर्स्ट, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो ऐसे करके अपन इस अध्याय के बारे में, पूरे अध्याय के बारे में डिस्कस करेंगे। इस अध्याय के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के हिसाब से, उनको समझेंगे। पूरा चैप्टर समझने के बाद अगले वीडियो के अंदर, उसके पार्ट 2 के अंदर अपन उनके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, एक अभ्यास क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको आसानी होगी क्वेश्चन आंसर को समझने में। तो स्टार्ट करते हैं अपन फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में अगर पढ़ें अपन, तो सबसे पहले अपन को फसल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि फसल क्या होती हैं। और फसल के बारे में जानकारी से पहले अपन भोजन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो 6 क्लास में भी अपन ने पढ़ रखा है, तो सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों, पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं, इसलिए हमको भोजन की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा का उपयोग होता है जैविक प्रक्रमों के अंदर, शरीर के अंदर, इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। सबसे पहले तो भोजन की आवश्यकता हो गई। अब अपन देखते हैं कि ये जो फसल होती हैं, फसल क्यों उगानी चाहिए कि एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण जरूरी है। सबको भोजन के लिए, एक विशाल जनसंख्या वाले देश में सबको भोजन के लिए फसल की, अनाजों की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इनका नियमित उत्पादन और उचित प्रबंधन एवं वितरण बहुत ही ज़रूरी होता है इनका, इसलिए अपन को फसल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन कृषि पद्धतियाँ के अंदर कि कृषि पद्धतियाँ क्या क्या होती हैं। पहले अपन इसका पुराना इतिहास देख लेते हैं कि लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं तथा अन्य खाद्य पदार्थों को भी उत्पादित करना शुरू किया। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले क्या थे, मनुष्य इधर उधर घूमते थे, घुमंतु थे, तो आवास और भोजन के लिए विचरण करते रहते थे, कच्चे फल सब्जियों को खाते थे। धीरे धीरे वो पशुओं का शिकार करना शुरू कर दिया, वहाँ से पशुओं से, जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करने लगे और धीरे धीरे खेती करके गेहूँ, चावल और अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित करने लगे। वहाँ से ही कृषि फसल का प्रारंभ हुआ, कृषि पद्धतियाँ प्रारंभ हुई। आगे चलते अपन सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन के बारे में कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। अगर परिभाषा पूछे फसल किसे कहते हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे कि गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे किसके होंगे, गेहूं के होंगे। तो ये हो गई फसल की परिभाषा फसल के बारे में। अब फसल के बारे में देखते हैं तो भारत एक विशाल देश है। यहाँ तापमान, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। सब जगह अगर देखें तो अपने देश के अंदर अलग अलग एरिया में अलग अलग क्षेत्रफल, अलग अलग भौगोलिक विभिन्नताएं होती हैं, जलवायु होती हैं, इसलिए अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग फसलें क्या की जाती हैं, उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जाता है। इतनी सारी विविधताएं होती हैं भारत के अंदर, तो भी फसलों को कितने भागों में बांटा गया है, तो भी फसलों को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सी फसलों के बारे में, एक तो है खरीफ की फसल और दूसरी जो होती है रबी की फसल। खरीफ की फसल, रबी की फसल, एक और होती है जायद फसल। तीन तरह की फसलों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं खरीफ की फसल। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। तो खरीफ की फसल किसे कहते हैं, वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं खरीफ की फसल कहलाती हैं।
और वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर के बीच में होती है। अब खरीफ की फसल के उदाहरण ध्यान रखना कि धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सारी जो होती हैं खरीफ की फसल कहलाती हैं। उसके बाद देखते हैं रबी की फसल। शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल रबी की फसल कहलाती हैं। इसमें सामान्यतः अक्टूबर से नवंबर तक इन फसलों को बोया जाता है। अक्टूबर से लगाकर नवंबर तक रबी की फसलों को बोया जाता है। रबी की फसलों के अंदर गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी आदि रबी की फसलों के उदाहरण हैं। तो ये दो तरह की हो गई फसलें। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें, सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं। ठीक है। अब आधारित फसल पद्धतियाँ। अब फसल पद्धतियों के हिसाब से चलते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं और वो क्रियाकलाप ही क्या होते हैं? कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं और इन क्रियाकलापों को ही क्या कहते हैं? कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। इन कृषि पद्धतियों के थ्रू किसान खेत में फसल उगाता है। अब कृषि पद्धतियों में किन किन पॉइंटों को ले रखा है? कृषि पद्धतियों में यहाँ 7 पॉइंट दे रखे हैं। इनसे 7 पॉइंट में सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है खेत के अंदर। सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले खेत के अंदर मिट्टी को तैयार किया जाता है, फिर उसकी बुआई की जाती है, अनाज को बोआ जाता है, फिर उसके बाद खाद और उर्वरक दिए जाते हैं उसको, फिर उसके बाद सिंचाई की जाती है उसकी, खरपतवार से उसकी सुरक्षा की जाती है, उसकी कटाई की जाती है, उसका भंडारण किया जाता है। ये 7 पॉइंट के थ्रू इस चैप्टर में बताए गए हैं और ये सातों पॉइंट के बारे में अपन आगे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं मिट्टी तैयार करना। अब मिट्टी तैयार करना क्या होता है कि मिट्टी फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना प्रथम चरण होता है। प्रथम चरण कैसे है कि मिट्टी को तैयार करना है, तो मिट्टी को तैयार करने के लिए क्या किया जाता है? कृषि इसको पोला बनाया जाता है। मिट्टी को पलटना, मिट्टी को पलटा जाता है, इधर से उधर मिट्टी को पोला बनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें जड़ें भूमि में गहराई में क्या होती हैं? जड़ें जो होती हैं इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता और शोषण प्रदान करती है उसके बारे में देखते हैं कि अगर मिट्टी को पलटते हैं, इधर से उधर करते हैं, तो इधर से उधर करने से क्या होता है कि जो नीचे की मिट्टी होती है, हवा वगैरह जो चीज़ें होती हैं, ह्यूमरस, केचुए वगैरह जो होते हैं, वो सारे जो होते हैं नीचे ही नहीं रहते हैं, ऊपर की तरफ भी आ जाते हैं। कि पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती हैं। यह जीव किसानों के मित्र होते हैं क्योंकि ये मिट्टी को और पलट कर पाला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पाला करना क्यों आवश्यक है? मिट्टी को पलटना और इसका पाला करना क्यों आवश्यक है? कि इसको करने के लिए कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों को क्या करते हैं? अपघटित करते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। ये पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। पलटने से क्या होगा? ह्यूमरस वगैरह जो मृत जीव होते हैं वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ आ जाती हैं और जिससे आसानी से पेड़ पौधों को उपलब्ध हो सकती हैं। इनको ऊपर की ओर लाना क्यों जरूरी? देखो कि क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो क्यों पलटना होता है आप लोगों ने देख लिया है। अब उस मिट्टी को उलटने पलटने को क्या कहते हैं उसके बारे में परिभाषा दे रखी है कि मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। अगर परिभाषा पूछ ले कि जुताई किसे कहते हैं, तो अब आप आसानी से इसके बारे में बता सकते हैं कि मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई कहा जाता है। अब जुताई जो है हल चलाकर करते हैं। हल चलाकर जुताई करते हैं। हल लकड़ी तथा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यधिक सूखी होती है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। अगर मिट्टी ज़्यादा ही सूखी है
तो उसमें पानी का छिड़काव किया जाता है, फिर जुताई की जाती है, वरना ऐसे नॉर्मल तरीके से ही जुताई की जा सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। अब जुताई करने में बड़े बड़े ढेले होते हैं मिट्टी के, उनको भी समतल करना पड़ता है, तो उनको पाटल के द्वारा तोड़ा जाता है और उनको भी मिट्टी में बदला जाता है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेतों को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य किसके द्वारा? यह कार्य पाटल के द्वारा किया जाता है। अब कभी कभी जो होती हैं जुताई से पहले खाद दी जाती है, कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती हैं, इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती हैं। बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है। तो इस प्रकार अपन मिट्टी को तैयार कर सकते हैं, मिट्टी की जुताई कर सकते हैं और मिट्टी को पोली बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन पॉइंट नंबर सेकंड के अंदर। पॉइंट नंबर सेकंड में है कृषि के औजार। कृषि औजार क्या होते हैं? कृषि औजार के बारे में जो है अपन पढ़ेंगे कि हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य के उपयोग में किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। कल्टीवेटर कल्टीवेटर, हल, कुदाली, इनके बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हल। हल के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि हल क्या होता है, कि प्राचीन काल में हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने, मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी तथा अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की एक मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसको फॉल कहा जाता है। देखो यहाँ फोटो है, फोटो से अपन समझ सकते हैं कि ये जो होते हैं बैलों के, इसको तो ये तो जोत कहलाते हैं, ये जोत होती हैं। ठीक है, और इनके बीच में एक पट्टी होती है, लोहे की पट्टी होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? फॉल कहते हैं। ये रहा फॉल, ये लोहे की पट्टी जो होती है इसको फॉल कहते हैं, और ये जो लकड़ी का होता है इसको हल शिफ्ट कहा जाता है। तो ये हल ऐसे टाइप के होते थे पहले। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन इसमें। कुदाली। कुदाली जो होता है एक सरल औजार है, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने, मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। मिट्टी को पोला करने के लिए कुदाली का यूज़ किया जाता है। अनावश्यक जो खरपतवार उग जाती है उनको हटाने के लिए भी कुदाली का उपयोग किया जाता है। इसमें लकड़ी तथा लोहे की छड़ होती हैं, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती हैं, जो क्या करती हैं? जो ब्लेड की तरह कार्य करती हैं, जबकि इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। ये देखो कुदाली का फोटो दे रखा है, ये पकड़ है, ये हैंडल है उसका, ये जोत है, और ये मुड़ी हुई प्लेट होती हैं जो ब्लेड का कार्य करती हैं, और इसको पशुओं के द्वारा खींचा जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर के बारे में आपको पता होगा, आजकल जो जुताई की जाती है वो कल्टीवेटर के थ्रू की जाती है, हल के द्वारा, कुदाली के द्वारा नहीं की जाती हैं। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। बुआई। बुआई कैसे करते हैं, बुआई के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बुआई। बुआई जो होता है, बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है? बुआई होता है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। तो बुआई करने से पहले अपन को क्या करना है? अच्छे बीज, स्वस्थ बीज, साफ बीजों का चयन किया जाता है, जो अच्छी उपज दे सके, वैसे बीजों का चयन किया जाता है। अब बीजों का चयन कैसे करेंगे? अगर आपको भी अगर घर पे बीजों का चयन करना है तो आप बीजों का चयन कैसे करेंगे? तो बीजों का चयन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक गिलास में, कांच की गिलास में पानी लेना पड़ेगा, और मुट्ठी भर के गेहूं के बीज को उस पानी के गिलास में डालना पड़ेगा। और थोड़ी देर बाद अपन देखते हैं कि कुछ बीज तो पानी के ऊपर तैरते हैं, जबकि कुछ बीज होते हैं वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। तो पानी के अंदर जो बीज डूबते हैं
वो बीज सबसे अच्छे बीज होते हैं, क्योंकि वो खोखले नहीं होते हैं, सड़े हुए नहीं होते हैं। और जो हल्के और खोखले बीज, सड़े हुए बीज होते हैं, वो पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं। तो इस प्रकार हम बीजों का चयन कर सकते हैं। अब बीजों के चयन के बाद अपन क्या करते हैं? बीजों के चयन के बाद परंपरागत औजार। अब बीजों को खेत में बोने के लिए हम कौन कौन से औजारों का यूज़ करते हैं? जैसे कि परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर ये 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को बेध कर बीज को स्थापित कर देते हैं। तो पहले जो होता है परंपरागत एक कीपनुमा औजार होता था, उसमें अपन बीजों को डालते थे। बीज जो होते हैं 3 पाइपों से थ्रू मिट्टी को भेद कर अंदर की तरफ उनको बोया जाता था। लेकिन आजकल जो जिसका यूज किया जाता है बीजों को बोने में, वो सीड ड्रिल का उपयोग, ज़्यादातर सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इसे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है और इसमें श्रम और समय की भी बचत होती हैं। तो इस प्रकार अपन सीड ड्रिल के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? बीजों को उसके अंदर, मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं, बीजों की बुआई कर सकते हैं। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं खाद। खाद के बारे में कि खाद क्या होती है, उर्वरक क्या होते हैं। क्योंकि खेतों में बुआई करने के बाद अपन को खाद और उर्वरक की ज़रूरत पड़ती हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहा जाता है। तो अपन यहाँ से परिभाषा देख सकते हैं कि खाद और उर्वरक किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है? मिलाया जाता है, तो उन्हें खाद और उर्वरक कहा जाता है। तो खाद और उर्वरक क्यों जरूरी होते हैं और क्या होते हैं, उसके बारे में भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती हैं। ये पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। कुछ क्षेत्रों में किसान खेतों में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है और कभी खेत को कभी खाली नहीं छोड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है। और पोषक पदार्थों की कमी होने की वजह से क्या होता है? उसमें क्या करता है? अच्छी तरीके से फसल नहीं उग पाती हैं, पोषक पदार्थ नहीं मिल पाते हैं फसलों को, इसलिए उसके अंदर खाद और उर्वरक को मिलाया जाता है। तो फसलों को लगातार उगाने से क्या कर होता है? ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधे या जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होती है। खाद जो होती हैं एक कार्बनिक जैविक पदार्थ होती हैं जो खेतों के लिए अच्छी होती हैं। वो क्या होती हैं? पेड़ पौधों और जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो खाद के बारे में अपन ने डिस्कस किया। आगे देखते हैं। अब ये तो एक्टिविटी है, क्रियाकलाप दे रखे हैं। अब अपन क्या करेंगे? खाद के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया कि खाद क्या होती है। जैविक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों और जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होते हैं। और उर्वरक की अगर परिभाषा पूछें तो उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से संबद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न होते हैं? तो उर्वरक जो होते हैं रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। पोषक तत्व अधिक मात्रा में उर्वरकों के अंदर पाया जाता है। जैसे उर्वरक के बारे में पूछे तो यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये सारे जो होते हैं उर्वरक होते हैं। अब मक्के जैसी फसलों को अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है? फसलों को ग्रो करवाने के लिए, अच्छी फसल का उत्पादन करने के लिए उर्वरक डाले जाते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में उर्वरकों को डाला जाए तो क्या होता है? पर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत
बन जाते हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए और दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। उर्वरकों का उपयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि उर्वरकों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ये जल प्रदूषण का स्रोत तो बनते ही हैं, लेकिन मिट्टी की उर्वरता को भी ख़त्म कर देते हैं। तो उर्वरकों का या तो खाद का उपयोग करना चाहिए, जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, और दो फसलों को उगाने के बीच में कुछ टाइम के लिए उस जमीन को छोड़ देना चाहिए। अब खाद के बारे में, खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन है जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में भी सभी पोषक पदार्थों की परिपूर्ति हो जाती है। इस प्रकार अपन को ज़्यादा से ज़्यादा किसका उपयोग करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा अपन को खाद का उपयोग करना चाहिए। और कुछ पेड़ पौधे ऐसे लगाने चाहिए, फसल के साथ एकांतर क्रम में लगाना चाहिए, और कुछ पौधे जो होते हैं इस तरीके से लगाने चाहिए जो नाइट्रोजन को पूर्ण रूप प्राप्त होता है। जैसे कि अगर राइजोबियम बैक्टीरियम के बारे में, अगर फलीदार अपन पौधे लगाएं, दूसरे फसलों के साथ अगर फलीदार पौधों को लगाया जाए तो वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन जो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन है उनको अवगठित करके मिट्टी के अंदर मिलाते हैं, और वो नाइट्रोजन जो होती हैं पौधों द्वारा ली जाती हैं। इस प्रकार भी अपन उर्वरता को बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन इसके बारे में। अब अपन देखते हैं कि उर्वरक और जो खाद होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि उर्वरक और खाद क्या होते हैं। तो अंतर पढ़ते हैं उर्वरक और खाद। उर्वरक एक मानव निर्मित पर लवण होता है, मानव बनाया जाता है, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, इसको फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। उर्वरक से मिट्टी की ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, ह्यूमस सत्ता खत्म हो जाती हैं। उर्वरक में क्या होता है? उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता से होते हैं उर्वरक के अंदर। ठीक है, अब खाद के बारे में डिस्कस करते हैं कि खाद क्या होती हैं। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती हैं। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं? कम होते हैं। अब खाद के लाभ क्या हैं? खाद के लाभ, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती हैं। इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती हैं, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन क्या हो जाता है? सुधर जाता है। तो इस प्रकार हमने खाद वगैरह के बारे में पढ़ा है। अब आगे जो है अगला पॉइंट जो है सिंचाई, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।